स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED या BTC फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान शिक्षण, इसमें से हम वन लाइनर को शुरू कर चुके थे। यहाँ पर हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने 1 से 25 तक की प्रश्नों को लेकर के बात की थी। ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं, जिनमें आपके जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 2 को। यहाँ पर हम 25 तक के प्रश्नों को लेकर के बात कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ये आपका BTC 2016 में प्रश्न आया था। घर्षण बल की बात की जाए तो दैनिक जीवन में घर्षण बल का काफ़ी सारा यूज़ देखने को मिलता है। इसकी काफ़ी सारी उपयोगिता है। जैसे माचिस की तीली को जब हम माचिस की सतह पर रगड़ते हैं तो घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उन पर चलना संभव हो पाता है। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सभी क्रियाएं संभव होती हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ काफ़ी देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। ये भी आपका BTC 2016 में प्रश्न आया था। तो रोपण करना, कलम लगाना, दाब करना और कलम करना, ये सभी आपके पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम हैं। प्रश्न नंबर 28 है, पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों के कार्य की बात की जाए तो पत्तियों में हरित लौक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ये प्रमुख कार्य है पत्ती का। साथ ही और भी कार्य हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में सहायता करते हैं, ठीक है। और भी इसके पॉइंट है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिनसे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती, जैसे नागफनी, अर्जीमोन। कुछ पौधों में पत्तियां रंगीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं, और कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जिनसे कायिक जनन होता है, जैसे अजूबा। तो इतने सारे हैं पत्तियों के कार्य, लेकिन इसमें मुख्य कार्य पूछा है तो आप यही लिखेंगे कि पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। प्रश्न नंबर 29 है, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, अथवा पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। यहाँ पर हमने 27 नंबर प्रश्न में देखा था, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम पूछे थे। तो यहाँ पर ये अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ थी रोपण करना, कलम लगाना, दाब करना और कलम करना, ठीक है। साथ ही आप इसमें उत्तर ये दिया है कि पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम, तो ये आपके पौधों में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम होंगे, जो कि मुकुलन है, खंडन है, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ये आपका BTC 2016 और 17 में पूछा गया था। आप दोनों तरह से उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, वृत्तीय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। बात की जाए अगर वृत्तीय गति की, तो जब कोई वस्तु अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। और अगर बात की जाए घूर्णन गति की, तो जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहेंगे। जैसे छत के पंखे की गति हो गई, लट्टू की गति हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी घूर्णन गति, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, कीटभक्षी पौधों की विशेषता तथा नाम लिखिए। ये आपका BTC 2017 में प्रश्न आया था। कीटभक्षी पौधों को मैंने बताया था कि जो कीटों का भक्षण करते हैं वे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ये भूमि में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसीलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु ये कीटों का
पाचन या कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी ये पौधे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 हो गया। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की एक एक विशेषताएं बताइए। जलीय पौधों के तने एवं पत्ती की विशेषता पूछी है। तो जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिसमें वायु भरी रहती है, जैसे जलकुंभी। कमल तथा कुमुदनी के पौधों की पत्तियां चपटी होती है और उनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती। चपटी होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरती हैं। इससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण जो है वो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हो गए जलीय पौधों के तने एवं पत्तियों की विशेषताएं, जिसे आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 33 यानी 33 दिया है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में छत के पंखे की गति को बताया था, लट्टू की गति को बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस उत्तर को। ये भी आपका BTC 2016 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 34 यानी 34 है, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। प्रश्न नंबर 35 है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को हम वायरस यानी विषाणु के नाम से जानते हैं। ये आपका DLED 2018 में प्रश्न आया था। यहाँ पर जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में आए थे, तो आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं, अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग के बारे में पूछा है। तो पुष्प के नर अंग का नाम है पुंकेसर। पुंकेसर की बात की जाए तो इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना होता है। ठीक है, ये पुष्प का नर अंग कहलाता है। उत्तर में जितना पूछा है आप उतना ही आंसर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, विद्युतीय बल किसे कहते हैं। तो विद्युत बल के कारण जब चीज़ें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाए तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप विद्युतीय बल को समझ पाए होंगे। प्रश्न नंबर 38 है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। मछली की बात की जाए तो मछली शल्कों वाला एक जलचर प्राणी है। यह एक जोड़ी पंखों से युक्त होती है। इनमें गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन लेते हैं वो गलफड़ों द्वारा लेंगे। तो इनमें जो शरीर होता है वो नाव के आकार का या धारा रेखित शरीर, पंख शल्कों के रूप में होते हैं। इनमें गलफड़े पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप मछली के जल में रहने के लिए अनुकूलन और सहायक अंग बता सकते हैं कि कौन कौन से हैं। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं। तो इस गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का एक एग्जाम्पल यहाँ पर बात करेंगे इसको लेकर के। यदि एक बच्चा झूले पर आगे पीछे झूल रहा है तो वह दोलन गति कर रहा है। ठीक है, ये दोलन गति का एक एग्जाम्पल है। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, तलछटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो तलछटीकरण प्रक्रिया से आशय द्रव्य में अविलय ठोसों के मिश्रण से हल्के एवं भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया का एक उदाहरण भी है। रेत मिले पानी को एक बीकर में लेकर रखने पर रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। पानी को छड़ के सहारे धीरे धीरे यानी बिना हिलाए निथारते हुए दूसरे बीकर में डाला। साफ पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा हो जाता है और रेत पहले बीकर में ही रह जाती है। तो ये हो गया तलछटीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण, जिसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है, द्रव में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछटीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु की बात की जाए तो
परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये आपका परमाणु कहलाएगा। ये भी बीटीसी 2015 में जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 42 यानी 42 है, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मधुरभिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो ये है नागफनी, क्योंकि नागफनी की जो पत्तियां होती हैं मोटी गद्देदार होती हैं, इनमें पानी संरक्षित रहता है। क्योंकि रेगिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पर पानी की कमी देखने को मिलती है, तो जो नागफनी होते हैं अपनी पत्तियों में जल को संरक्षित करके रखते हैं और कई दिनों तक जीवित रहते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। तो मशीनों के कल पुर्जों को घिसने और टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर इनके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप घर्षण बल को कम करने के उपाय के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है। तो दूध समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण की बात की जाए तो ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी तत्व अथवा यौगिक पदार्थों को अलग अलग ना देखा जा सके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल है शरबत, दूध, वायु, पीतल, स्टील। क्योंकि इनमें कोई अगर धातु मिल जाती है तो उसको पृथक या अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण में अलग कर सकते हैं, जैसे आपका बालू हो गया, ठीक है, लोहे का या लकड़ी का बुरादा हो गया, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। प्रश्न नंबर 45 है, ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं। ठोस पदार्थों की बात की गई है तो ठोस पदार्थों की जो आकृति एवं आयतन होगा वो निश्चित होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जबकि द्रव्य पदार्थों के आयतन और आकृति की बात की जाए तो निश्चित नहीं होते हैं। ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, जैसे तेल और पानी हो गया। ठीक है, और गैस की बात की जाए तो गैस पदार्थों की आकृति भी निश्चित नहीं होती, जैसे वायु और भाप। ठोस पदार्थों का एग्जाम्पल था चीनी और नमक। यहाँ पर बात हो गई ठोस पदार्थों के बारे में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 है, भंगुर पदार्थ, भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। भंगुर पदार्थों की बात की जाए तो वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है वह भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है वह भंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच हो गया और कोयला हो गया। और अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता है वह अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा और तांबा। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है, लिखिए। ये आपका बीटीसी 2015, 16 और डीएलएड 2018 में पूछा गया था। तो ऊर्ध्वपातन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नौसादर हो गया, ये सभी आपके ऊर्ध्वपातन कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 48 है, मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण दीजिए। भी बीटीसी 2015 में प्रश्न आया था। तो वह भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहलाती। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर एवं सेकंड इनके मात्रक हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मूल मात्रक के बारे में आपने समझा कि मूल मात्रक क्या है। ये भी आपका बीटीसी 2015 में प्रश्न आया था। तो इस तरह से यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे नाम से, स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहाँ पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you friends, keep watching and share to others.